Hello students. So in previous lecture we have discussed how resistance depends on various factors like length, area and temperature, and at last we also have discussed about carbon resistance and how to calculate the value of any resistance using color codes. तो हम आज के लेक्चर में देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब अगर डिफरेंट रेजिस्टेंस को आपने कनेक्ट कर दिया किसी अरेंजमेंट में, सीरीज़ में, पैरेलल में या कॉम्बिनेशन में, तो फिर हम रिजल्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? मतलब अगर आपने कुछ रेजिस्टेंसेस को एक ब्रांच में कनेक्ट किया हुआ है और सपोज इस तरीके से, तो अब देखिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन का मतलब जितने भी रेजिस्टेंसेस ब्रांच में कनेक्टेड हैं, अगर सबके अक्रॉस करंट की वैल्यू सेम है, मतलब सेम करंट फ्लो कर रहा है हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो हम बोलेंगे दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज़। ठीक है, मान लीजिए मैंने अभी यहाँ 3 रेजिस्टेंसेस लिए, R1, R2 और R3। तो अगर तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम करंट फ्लो कर रहा है तो फिर हम बोलेंगे कि ये तीनों रेजिस्टेंस जो है सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो अब देखिए मैं चाहता हूँ कि इन तीनों रेजिस्टेंसेस की जगह मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस रख दूं और जो इफेक्ट इस आई का इन तीनों रेजिस्टेंसेस पे आ रहा है वो सेम इफेक्ट उस एक सिंगल रेजिस्टेंस पर आए। मतलब आई वांट टू रिप्लेस दिस 3 रेजिस्टर्स विद सिंगल रेजिस्टर एंड आई विल कॉल इट एज आर इक्विवेलेंट। तो मैं ये आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो देखिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मान लीजिए इस पॉइंट से ए से और पॉइंट बी तक, तो मैं बोल सकता हूँ कि पॉइंट ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और पॉइंट बी का पोटेंशियल कम होगा। मतलब ए से बी तक पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आई करंट फ्लो करे तो फिर उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं आई इंटू आर। ठीक है, तो फिर ऐसा बोल सकते हैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूरा ए और बी के अक्रॉस वी है, लेट्स से वी ए बी इज़ लेट्स से कैपिटल वी, मतलब ए बी के अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है मान लीजिए वो वी है, तो फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के अक्रॉस होगा वो हम बोल सकते हैं R1, R2 और R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका सम होगा। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस लेट्स से V1 है, यहाँ से यहाँ तक का लेट्स से V2 है और यहाँ से यहाँ तक लेट्स से V3 है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि V इज इक्वस टू होना चाहिए V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, और हम V1 को क्या बोल सकते हैं? देखिए ओम्स लॉ से हम बोल सकते हैं I इंटू R1, ऐसे ही V2 को क्या बोल सकते हैं I इंटू R2, और ऐसे ही V3 को क्या बोल सकते हैं I इंटू R3। अगर और होते तो इसी तरीके से हम IR4, IR5 इस तरीके से लिख सकते थे। अब देखिए V को हम क्या लिख पाएंगे, क्योंकि मैं इन तीनों रजिस्टर को एक सिंगल रेजिस्टेंस से इक्वेट करना चाह रहा था और पोटेंशियल डिफरेंस तो वही रहेगा क्योंकि सेम इफेक्ट चाहिए हमको। तो ये अभी भी ए पॉइंट है, ये अभी भी बी पॉइंट है, तो V को हम क्या लिख सकते हैं आई इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब इस रिलेशन से आई कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, तो हम फाइनली क्या पाएंगे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं जब सीरीज़ में रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होते हैं तो उसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो सबके अक्रॉस करंट सेम होता है, दूसरा आर इक्विवेलेंट जब भी निकालना होता है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं उनका समेशन कर सकते हैं। तो इन सीरीज करंट अक्रॉस all resistors is same and R equivalent is equals to summation of all individual resistors. Let's say n resistors are there, then all the resistances are added up to get R equivalent. ठीक है, हम बोल सकते हैं कि एक और बात बोल सकते हैं कि सीरीज में जो R इक्विवेलेंट होता है वो ग्रेटर होता है सारे रजिस्टर से, ऑल इंडिविजुअल रजिस्टर्स। ठीक है, क्योंकि वो सबका सम है तो हाँ 100% सबसे इंडिविजुअली तो बड़ा ही होगा, तो मतलब सम इज ग्रेटेस्ट, मतलब जो आर इक्विवेलेंट होता है दैट इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस।
तो सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी सम बड़ा, आर इक्विवेलेंट बड़ा होता है। ठीक है, तो ये था सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए इसको ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सपोज करिए हमने इस तरीके से अरेंज किया, मान लीजिए 3 रजिस्टर, इस रजिस्टर से मैं बस कनेक्ट कर रहा हूँ। लेट्स से ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। लेट्स से इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर 100% इधर भी आई जाएगा। और आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई इसमें फ्लो कर रहा है तो इन तीनों ब्रांचेस में थोड़ा थोड़ा करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब I1 लेट्स से इसमें I2 और लेट्स से इसमें I3। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। या प्रीवियस नॉलेज से इतना आप समझ में आ रहा होगा आपको ये मैंने कैसे लिखा। तो जब आप ऐसा लिखेंगे तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ इस एक्सप्रेशन को। देखिए I1 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, देखिए I1, I2 और I3 की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे। देखिए क्योंकि तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस आप देख सकते हैं कि तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस। कैसे, R1 के अक्रॉस हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो R1 AB के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी दोनों के, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB हो जाएगा। ऐसे ही R2 भी A और B के अक्रॉस ही कनेक्टेड है, क्योंकि A यहाँ पर है तो यहाँ पर भी उतना ही पोटेंशियल होगा। ऐसे ही R3 भी सेम टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो पैरेलल की क्या खास बात होती है, मतलब जितने भी रजिस्टर्स हैं वो सारे के सारे जो है सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आई की वैल्यू आई I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए VAB, लेट से VAB मैं लिख रहा हूँ, तो ओम्स लॉ होता है V इक्वस टू आई इंटू आर। तो I1 कितना हो जाएगा, VAB अपॉन R1। ऐसे ही I2 कितना हो जाएगा, VAB अपॉन R2। ऐसे I3 कितना हो जाएगा, VAB अपॉन R3। ठीक है, तो अगर ये तीनों वैल्यूज़ मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ, चलिए इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। तो देखिए आई को मैंने लिखा I1 प्लस I2 प्लस I3, और वो जो फिगर था उसको मैं रिजल्टेंट ऐसा बनाना चाहता हूँ उसका। मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे उन तीन रजिस्टर्स की जगह सिर्फ एक आर इक्विवेलेंट लगा हुआ है। ठीक है, और ये अभी भी ए और बी टर्मिनल्स हैं इस तरीके से। ठीक है, ये ए और बी टर्मिनल्स हैं। तो अब देखिए क्या लिखूंगा मैं, I1 की वैल्यू क्या थी, VAB अपॉन R1। ऐसी I2 की थी VAB अपॉन R2, और I3 की क्या थी, VAB अपॉन R3। और I को मैं क्या लिख सकता हूँ, VAB अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो फिर इससे क्या रिजल्ट आएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का तरीका है। मतलब पैरेलल में जब भी आप आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ऐड करके आप लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट। तो बेसिकली आप पैरेलल में क्या लिख सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू summation of 1/RI, I is equals to 1 to n in parallel combination। ठीक है, तो इन हम दो बात लिख सकते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस across all resistors इज इक्वल, इज सेम। पहली बात तो हम ये लिख सकते हैं, ये आपको पता ही चल गया। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन comes out to be smaller than the smallest resistance
कनेक्टेड। अब देखिए सेकंड बात थोड़ी समझने वाली है। जैसे हमने सीरीज़ में आर इक्विवेलेंट जो आया था वो सबसे बड़े रजिस्टर से भी बड़ा वैल्यू था आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, ठीक है। इसमें हम बोल सकते हैं आर इक्विवेलेंट जो होता है वो सबसे छोटे रजिस्टर से भी उससे भी छोटा होता है। मतलब जितने भी रजिस्टर कनेक्ट किए उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू ऑफ रजिस्टर होगी उससे भी छोटा आर इक्विवेलेंट आता है। अब देखिए ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे अगर आप प्रीवियस डायग्राम में देखेंगे, ये जो डायग्राम था, ठीक है, तो इसमें आई करंट जा रहा था और इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3, ठीक है। तो अब देखिए इतना तो हम 100% बोल सकते हैं कि मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इसको हमने इक्विवेलेंट किसके किया था, इसके आई फ्लो कर रहा है और आर इक्विवेलेंट के थ्रू। तो देखिए इतना तो हम 100% बोल सकते हैं कि जो आई होगा इज ग्रेटर देन I1, ठीक है। तो आई अगर ग्रेटर देन I1 है तो इसका मतलब आई को आप क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए V अपॉन R1 से। तो V कैंसिल हो गया अगर, तो फिर देखिए क्या आया, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन 1 अपॉन R1। तो जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो फिर आप क्या बोल सकते हैं, आर इक्विवेलेंट इज लेसर देन R1। तो जैसे आपने R1 के लिए प्रूव किया ऐसे ही आप बाकी हर रजिस्टर के लिए प्रूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं आर इक्विवेलेंट इज लेसर देन ऑल द रजिस्टर्स दैट आर कनेक्टेड। तो आई होप आपको ये सेकंड पॉइंट समझ में आया। तो ये याद रखने वाली बात है, मतलब जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं रजिस्टर्स को तो फिर जो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट आता है, मतलब रजिस्टर आता है, वो जितने भी रजिस्टर हमने इंडिविजुअली कनेक्ट किए उन सबसे भी छोटा रहता है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, मतलब जो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर इन दोनों का भी मिक्सचर अगर लगाकर हमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पूछा जाए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लेट अस सी। सबसे पहले मैं एक सिंपल से एग्जांपल से ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए देखिए इसमें आपको 6 स्मॉल ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये 6 स्मॉल ट्राइंगल्स हैं और इन 6 स्मॉल ट्राइंगल्स के पास 18 साइड्स हैं टोटल मिला के, है ना। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 9 अबव एंड 9 बिलो, तो टोटल 18 साइड्स है। और मान लीजिए ईच साइड ऑफ 6 स्मॉल ट्राइंगल्स have equal resistance equal to capital R. Calculate R equivalent across। मान लीजिए मैं नाम दे रहा हूँ, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और लेट्स से ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है, ठीक है। मान लीजिए 2 क्वेश्चन पूछे गए, अक्रॉस AB एंड सेकंड अक्रॉस CD, ठीक है। मतलब आपको RAB कैलकुलेट करना है और RCD कैलकुलेट करना है। तो देखिए RAB कैलकुलेट करने के लिए आप कैसे करेंगे, देखिए ये रजिस्टर दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज़ में, ठीक है। मैं पहले इसके लिए निकाल रहा हूँ, तो ये दोनों रजिस्टर सीरीज़ में, तो फिर इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, R और R 2R, और ये जो 2R है ये इसके साथ कैसा है, पैरेलल में, तो 2R और R, ठीक है। तो फिर देखिए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 पैरेलल के लिए। तो हम बोल सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2। तो हम बोल सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मतलब R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं कि मतलब R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 2 रजिस्टर्स के लिए। तो फिर देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल के लिए R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा फॉर फर्स्ट ट्राइंगल, तो ऊपर वाली ब्रांच का 2R रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस R है, तो हम क्या बोल सकते हैं 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, ठीक है। कितना आया
2r/3। तो इसका 2r/3 है, तो ऐसे इसका भी 2r/3, इसका भी 2r/3। तो ऊपर वाले ब्रांच का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट अबव, ठीक है, अबव ए बी। तो उसका कितना हो जाएगा 3 इंटू 2r/3, क्योंकि वो तीनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर। तो कितना आया 2r। ऐसे ही 2r नीचे वाले का भी आ जाएगा। तो फिर आर ए बी जब आप निकालेंगे तो ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच कैसे है, पैरेलल में कनेक्टेड है ए बी के लिए, ठीक है। तो आर ए बी आप क्या लिखेंगे, देखिए पैरेलल में और दोनों का डिस्टेंस कितना है 2r, तो आप क्या लिखेंगे 2r इंटू 2r अपॉन 2r प्लस 2r, ठीक है। तो कितना आएगा 4r² अपॉन 4r, मतलब r। तो मतलब आर ए बी की वैल्यू कितनी आई r। तो इसी तरीके से आप सी डी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे इसको, है ना। आप क्या करिए, ये 5 रजिस्टर सीरीज में हो जाएंगे और ये एक इन पांचों के साथ पैरेलल में हो जाएगा, तो आर सी डी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन हम ऐसे सिंपल वाले क्वेश्चन 10th में भी कर चुके हैं, तो मैं इतने सिंपल क्वेश्चन और नहीं कराऊंगा, हालांकि मैंने थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया। और देखिए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये 3 रजिस्टर्स हैं जिनका तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। और मान लीजिए ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, और आपसे पूछा जाए, मान लीजिए इसमें और कुछ भी कर दिया, लेट्स से ये दोनों एक वायर से कनेक्ट कर दिए और ये दोनों भी एक वायर से कनेक्ट कर दिए, और आपसे पूछा जाए कैलकुलेट आर ए बी, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए जब भी मतलब एक सिंगल वायर से, मतलब जिसमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो, मतलब कनेक्टिंग वायर से अगर आपने कुछ रजिस्टर्स के टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या, अगर अगर आप मान लीजिए सिंगल रजिस्टर को एक सिंगल वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो फिर इसको बोलते हैं कि हमने इस रजिस्टर को शॉर्ट सर्किट कर दिया। इसका मतलब इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा सेम पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा। समझ में आया। तो अब देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ये सवाल अगर सीख जाएंगे तो फिर आगे के सवाल कर पाएंगे, है ना। तो फिर देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पोटेंशियल ए है तो इसका भी ए पोटेंशियल होगा, ये वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा ए। अब यहाँ पर अगर बी है तो ऐसे ही यहाँ पर भी कितना होगा बी। तो अब देखिए हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया हमको। तो तीनों रजिस्टर आप देखेंगे तो ए बी और ए बी के अक्रॉस कनेक्टेड है, मतलब ए यहाँ लिखिए बी यहाँ लिखिए और तीनों रजिस्टर उसके बीच में कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से। और तीनों कैसे, आर आर और आर। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया r/3, ठीक है। 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r मतलब 3/r, तो उसका रेसिप्रोकल r/3। समझ में आया। तो चलिए कुछ और सवाल भी करते हैं। जैसे मान लीजिए एक न्यूमेरिकली इस तरीके का दिया हुआ, लेट्स से मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और हर रजिस्टर मान लीजिए आर ओम का है। आपसे पूछा जाए कैलकुलेट आर ए बी, मतलब आर ए बी कितना होगा। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब जैसे हमने अभी इससे पहला वाला सवाल किया, मतलब पॉइंट्स को नाम दे देकर। तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल अगर ए है तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा, यहाँ पर भी ए पोटेंशियल हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि इस पॉइंट का हमें पोटेंशियल नहीं पता है, लेकिन इसका हमें पता है बी है, तो इस पॉइंट को हम सी मान ले रहे हैं, ठीक है। फिर आप क्या करिए,
इस तरीके से पॉइंट बनाइए, ए, बीच में सी लगा हुआ है और लास्ट में क्या है, बी। ठीक है, तो देखिए ए और सी के अक्रॉस कौन सा कनेक्टेड है, ये वाला, कनेक्ट कर दीजिए इसको। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ये भी किसके अक्रॉस, ए और सी के अक्रॉस। ठीक है, अब देखिए ये वाला किसके अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस। तो ए और बी के अक्रॉस और ये किसके अक्रॉस कनेक्टेड है, बी और सी के अक्रॉस। तो सारे कवर हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे, ये दोनों पैरेलल में हो गए तो कितना आएगा, r/2, और ये इसके साथ सीरीज़ में, तो r/2 + r कितना हो जाएगा, 3r/2, और ऊपर वाला पैरेलल में, तो r इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे हम, 3r/2 इंटू r अपॉन 3r/2 + r, तो कितना आ जाएगा, मतलब 3r² अपॉन 5r। ठीक है, तो कितना आया, 3r/5। समझ में आया। अब ऐसे ही देखिए और न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे सपोज करिए आपको इस तरीके से दिया हुआ है, और मान लीजिए इसको ऐसे शॉर्ट सर्किट कर दिया मैंने, और ये तीनों आर आर और आर रजिस्टर्स के हैं, और लेट्स से ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी। अब आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि कैलकुलेट RAB, तो देखिए जब आपसे RAB पूछा जाएगा तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। तो देखिए RAB कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए क्योंकि इस वायर को शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसका मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा, मान लीजिए इसका पोटेंशियल अगर लेट्स से C है, ठीक है, तो ऐसे ही ये क्योंकि कनेक्टिंग वायर है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो कुछ होने नहीं वाला, तो इसलिए इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, C। समझ में आया। तो जब RAB कैलकुलेट करेंगे तो फिर बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस जो है इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो ऑलमोस्ट आप इसको कनेक्टिंग वायर मान सकते हैं। इसको आप एक तरीके से और ऐसा समझ सकते हैं कि करंट जब भी फ्लो करता है तो वो ऐसे रास्ते से जाता है जिधर लीस्ट रेजिस्टेंस मिले, तो क्योंकि इस वायर में कम रेजिस्टेंस है तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि जो है करंट इस रास्ते से जाएगा, इधर से जीरो करंट जाएगा। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इट इज़ सिंपली अ कनेक्टिंग वायर, तो RAB कितना हो जाएगा, दिस R प्लस दिस R, मतलब 2R, बिकॉज दीज 2R रजिस्टर्स आर इन सीरीज। समझ में आया। तो जैसे एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। सपोज करिए कि लेट्स से ये एक अरेंजमेंट है, लेट्स से इस तरीके से, एक मिनट मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। मान लीजिए एक रेगुलर हेक्सागन की तरह एक रजिस्टर का कॉम्बिनेशन हमने बनाया, इसमें जितनी भी साइड्स हैं हर साइड R रजिस्टर की है, और आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए ये दो टर्मिनल्स हैं अगर A और B, तो आपसे पूछा जाए कैलकुलेट RAB, हर साइड जो है वो R रजिस्टर की है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा आपको। क्या ट्रिक, देखिए आप अगर देखें तो इस फिगर में सिमेट्री है, मतलब इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन, दिस एक्सिस। तो इससे हमको क्या फ़ायदा होगा, इससे हमको ये फ़ायदा होगा, हम ये बोल सकते हैं कि जो करंट यहाँ पर जो एंटर कर रहा होगा, मान लीजिए यहाँ कोई I करंट आया, अब जो यहाँ करंट एंटर कर रहा होगा वही करंट यहाँ पर भी टर्मिनेट करेगा, ऐसे ही जो करंट यहाँ से एंटर कर रहा होगा वही यहाँ पर टर्मिनेट करेगा। तो इसका मतलब जो करंट इधर जा रहा होगा वही करंट इधर भी जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये करंट और ये करंट सेम है, इसका मतलब इसको फ़र्क ही नहीं पड़ा ये दोनों
ये जो रजिस्टर वाली ब्रांच है इससे कनेक्टेड है, क्योंकि करंट सीधा ऐसे ही निकल रहा है, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि ये रजिस्टर टच नहीं है, मतलब टच हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप बेसिकली ये कनेक्शन रिमूव कर सकते हैं, मतलब ये जो जॉइंट है इस ब्रांच का, इसको हटा सकते हैं, मतलब इस तरीके से कर सकते हैं इन दोनों ब्रांचेस को। तो अभी ये कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। आप बोल सकते हैं ये आर, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, तो ये दोनों हो जाएंगे 2R और ये R, तो कितना हो गया 2R² अपॉन 3R, मतलब 2R/3, 2R/3 ये और ये दोनों 2R, तो 2R/3 प्लस 2R, ये कितना होगा 6R प्लस 8R, मतलब 8R/3। ठीक है, तो मतलब ऊपर वाली ब्रांच का कितना हुआ 8R/3, ऐसे नीचे वाली ब्रांच का भी 8R/3 हो जाएगा, और ये जो ब्रांच है इसका कितना है 2R। तो फिर कैसे हम लिखेंगे, देखिए ऊपर और नीचे वाली ब्रांच का रिजल्टेंट हो जाएगा 4R/3, क्योंकि दोनों पैरेलल में, 4R/3 प्लस 2R, तो बेसिकली 4R/3 इंटू 2R अपॉन 4R/3 प्लस 2R, दिस विल बी R इक्विवेलेंट। इसको आप सॉल्व कर सकते चाहें, देखिए कितना आ जाएगा 3 × 2 6R प्लस 4R, मतलब 10R/3, और ऊपर कितना है 8R² तो आप लिखेंगे 8R² अपॉन 10R, तो ये R कैंसिल हो जाएगा, और ये तो कितना आया 4R/5। तो आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आया। अब देखिए रजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट EMF। बैटरी और EMF के बारे में हम पढ़ेंगे। बैटरी, सबसे पहले मैं EMF बताऊंगा आपको क्या होता है। इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। EMF, ठीक है। तो देखिए व्हाट इज दिस EMF। बेसिकली अभी तक आप जो बैटरी बनाते आए थे इस तरीके से, इस EMF, ये बेसिकली यही बैटरी को ही हम EMF बोलते हैं, लेकिन एक स्पेशल केस के लिए EMF, इसके बारे में हम लिख सकते हैं EMF इज बैटरी विदाउट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, बैटरी विदाउट इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका एक मीनिंग और मैं बाद में बताऊंगा, या फिर अभी मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन थोड़ा लेट बाद में करूंगा। इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी with internal resistance when there is no current flowing through it। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअली होता क्या है। देखिए अगर मान लीजिए इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, लेट्स से, मतलब ये बैटरी क्या करती है, मतलब मैंने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाई थी तब आपको बताया था कि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज। मतलब एनर्जी, बैटरी क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइडर है, और चार्ज क्या है, वो एनर्जी कैरियर्स है। मतलब जो भी चार्ज यहाँ से फ्लो करता है वो क्या करता है, यहाँ से एनर्जी रिसीव करता है, और फिर जिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से हम इसको कनेक्ट करते हैं इस वायर के टर्मिनल्स को, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को एनर्जी डंप कर देता है उसमें, मतलब वो एनर्जी वो अप्लायंस यूज़ करता है। ठीक है, अब देखिए EMF को हम डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब मान लीजिए अगर यहाँ से Q चार्ज फ्लो करेगा, तो उस Q चार्ज को यहाँ से यहाँ तक जो वर्क, मतलब जो बैटरी कितना वर्क कर देगी पर यूनिट चार्ज, उसी को हम EMF बोलेंगे। बेसिकली कुछ एनर्जी रिसीव होगी, तो पर यूनिट चार्ज ये बैटरी कुछ वर्क कर रही है उस पर, तो वो वर्क जो पर यूनिट चार्ज इस बैटरी ने किया उस चार्ज पे, उसी को हम क्या बोलते हैं EMF। अब देखिए बैटरी, सॉरी,
ईएमएफ को हमने डिफाइन किया dW/dQ, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मान लीजिए पोटेंशियल लेट्स से 0 है, ठीक है, तो इतना वर्क पर यूनिट चार्ज और कर दिया, तो मतलब अगर इसका ईएमएफ इस बैटरी का ई है, ठीक है, अगर ईएमएफ ई है तो अभी इस केस में ई और वी दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि रेजिस्टेंस मैंने कुछ लगाया ही नहीं, तो ईएमएफ वी है। तो फिर हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई और वी, ठीक है, 0 से बढ़ के कितना हो जाएगा, ई या वी, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइए, ये ई अभी ईएमएफ एग्जैक्टली वी के बराबर ही है, तो यहाँ पर 0 था तो यहाँ कितना हो जाएगा वी। इसका मतलब अगर कहीं पे भी ऐसे बैटरी लगी हो और बोला जाए इसका ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट्स, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पोटेंशियल है मान लीजिए यहाँ 0 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, या फिर यहाँ अगर ए है और यहाँ बी है तो हम बोलेंगे वी बी इज इक्व टू वी ए प्लस 10, ठीक है। तो ईएमएफ का मीनिंग आपको समझ में आया। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है। देखिए एक बात और मैं बताना चाहूँगा, ये ईएमएफ मैंने अभी सिर्फ बैटरी बनाया, मतलब पहला स्टेटमेंट क्या था, बैटरी विदाउट इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन अगर मान लीजिए बैटरी जो है, जैसे आइडियल बैटरी तो होगी तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन अगर आइडियल बैटरी नहीं है मान लीजिए, तो फिर क्या होगा, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। तो ये जो होता है पूरा, जैसे आप घर पे जो सेल यूज़ करते हैं टॉर्च में या फिर क्लॉक में, तो वो जो सेल होता है उसके अंदर ईएमएफ भी होता है प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, तो इस पूरे को आप मतलब एक सेल बोलते हैं, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर टर्मिनल्स होते हैं इस तरीके से प्लस और माइनस, ठीक है। तो देखिए जब इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तब अगर करंट मान लीजिए आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, तब तो ईएमएफ इस पॉइंट मतलब इस सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ईएमएफ सिर्फ ये वाला वोल्टेज है, ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस के प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा, थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप इस रजिस्टर के अक्रॉस भी आ जाएगा, तो इन टर्मिनल्स के अक्रॉस एग्जैक्टली ईएमएफ के बराबर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आ पाएगा, क्योंकि क्योंकि ये एक्स्ट्रा पोटेंशियल ड्रॉप हो गया आई इंटू आर। तो जब आई की वैल्यू 0 हो जाती है, देखिए मैंने सेकंड स्टेटमेंट में यही लिखा है, इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ बैटरी होता है जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो, जब जब करंट की वैल्यू 0 हो जाए। करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उससे फ़ायदा क्या होगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्व टू ई, सॉरी वी बी, अगर ये बी है और ये ए है तो वी बी माइनस वी ए इज इक्व टू, वैसे तो होगा कितना, अगर आई की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर हो जाएगा ये 0, ठीक है। अगर आई की वैल्यू 0 ना हो तो उसके लिए अभी हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक बैटरी है, अभी मैं आइडियल बैटरी मान रहा हूँ, और जब भी रेजिस्टेंस होगा तो हम अलग से दिखाएंगे, है ना। तो मान लीजिए अगर ये वी वोल्ट की बैटरी है, वी वोल्ट की या फिर वी ईएमएफ की बैटरी, दोनों शब्द हम यूज़ कर सकते हैं। इसका ईएमएफ का यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम और वोल्ट्स, ठीक है। तो अब देखिए क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल होता है और ये हायर पोटेंशियल होता है, तो आप जब भी इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या करेगा, राइज करेगा, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हैं वी, अगर ये बी है और ये ए है तो आप बोल सकते हैं वी बी माइनस वी ए इज इक्व टू वी, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके से जाते हैं, मान लीजिए इधर जाते हैं और ये क्या है बी और ये ए, तो आप बोलेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्व टू माइनस वी। मतलब सिंपल आप समझिए कि अगर लोअर से हायर जाएंगे तो राइज होगा और हायर टू लोअर जाएंगे तो फॉल होगा, ठीक है। ये हाई और ये लो, तो इसलिए लोअर माइनस हायर कितना आया, नेगेटिव, और ये हाई ये लो, हायर माइनस लोअर कितना आया, पॉजिटिव, ठीक है। ये तो हुआ बैटरी के क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अब देखिए रजिस्टर अगर लगाए मान लीजिए इस तरीके से और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और ये मान लीजिए ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है,
तो फिर जब आप ए से बी जाएंगे, आपको पता है कि करंट जो है हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है। तो जब हम करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो हाइयर टू लोअर जा रहे हैं, इसका मतलब ड्रॉप होगा। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए या फिर हाइयर टू लोअर की तरफ गए, क्योंकि करंट जाता है हाइयर टू लोअर, तो फिर कितना ड्रॉप हो जाएगा, आई इंटू आर। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्व टू कितना होगा, आई इंटू आर। ठीक है, हाइयर माइनस लोअर, कितना गैप आया, आई आर का। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए रजिस्टर ऐसे है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, चलिए ऐसे ही फ्लो कराते हैं, और ये ए टर्मिनल ये बी टर्मिनल। ठीक है, अब अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अभी आप चल रहे थे ए टू बी, लेकिन अगर आप बी से ए जाएंगे तो फिर लोअर से हाइयर जाएंगे, क्योंकि करंट हाई टू लो जाता है। तो जब बी से ए जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आप रजिस्टर के लिए लिख सकते हैं, मतलब फॉर अ रजिस्टर if we travel in the direction of current then potential drops, and if we travel against the direction of current then potential rises। ठीक है, तो ये था साइन कन्वेंशन। तो अब मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको करके दिखाऊंगा इस पर, जिससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए आपसे ऐसा पूछा जाए, लेट्स से मान लीजिए 5 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम, और लेट्स से ये 4 ओम। ठीक है, और करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से। ये मान लीजिए आई की वैल्यू है लेट्स से 2 एम्पियर, ये ए पोटेंशियल ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल। तो आपसे पूछा जाए कैलकुलेट वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कैलकुलेट वी ए माइनस वी बी, तो देखिए कैसे करेंगे। तो आप क्या करिए, किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वी ए से चल रहा है, तो वी ए से चलेंगे तो देखिए करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो मतलब करंट हाइयर टू लोअर फ्लो करता है, तो फिर ड्रॉप करेगा। तो फिर कितना ड्रॉप करेगा, आई इंटू आर। तो हम क्या लिखेंगे, वी ए माइनस 4 इंटू 2। समझ में आया, मतलब आप इस पॉइंट पे पहुंच गए, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, वी ए माइनस 4 इंटू 2। अब फिर से देखिए, अब ये हाइयर है ये लोअर है, तो मतलब फिर से ड्रॉप करेगा, तो कितना ड्रॉप करेगा, -5। मतलब ड्रॉप कितना करेगा, 5, तो -5 आप लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वी ए से यहाँ पे कम हुआ, फिर कम हुआ 5। अब देखिए फिर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर से ड्रॉप होगा, तो -2 इंटू 2। आई तो सेम ही रहने वाला है, तो 2 इंटू 2। ठीक है, फिर ड्रॉप हुआ क्योंकि करंट के डायरेक्शन में चलेंगे। अब लोअर टू हाइयर जा रहे हैं, तो अभी क्या करेगा, राइज करेगा। तो आप -2 की जगह क्या लिखेंगे, +10। ठीक है, और आप कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर। तो ये पॉइंट किसके बराबर है, बी के बराबर। तो ये इतना पोटेंशियल किसका होगा, वी बी। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी इज इक्व टू, देखिए 8 5 13, 13 एंड 4 17, -17 +10, तो मतलब -7। ठीक है, और -7 उधर जाएगा तो +7। समझ में आया। ऐसे ही मान लीजिए ऐसा दिया गया, आई की वैल्यू 2 एम्पियर और 10 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स, 1 ओम, 3 ओम, और फिर से बी और ए। आपसे पूछा जाए कैलकुलेट वी ए माइनस वी बी, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे वी ए। अब चाहें तो स्क्रीन पॉज करके आप खुद से करके देखिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, अब देखिए, तो वी ए माइनस, अभी वी ए के बाद ड्रॉप करेगा क्योंकि ये हाइयर है और ये लोअर है, इस साइड चल रहा है, तो ड्रॉप करेगा कितना, -10। अब फिर करंट के डायरेक्शन में चल रहा है, तो फिर ड्रॉप करेगा कितना, -1 इंटू 2। अब राइज करेगा, फिर करंट के डायरेक्शन में फिर ड्रॉप करेगा कितना, -6 इज इक्व टू वी बी। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा, देखिए 10 और 2 कितना हुआ, 12, 12 एंड 6 इज 18, -18 + 5 ये कितना हुआ, +13, -13, तो इधर जाके +13। तो आई होप आपको ये समझ में आया।
अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि किरचॉफ्स रूल क्या होते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स रूल या फिर किरचॉफ्स लॉ। तो देखिए, बहुत सिंपल से लॉ है। सबसे फर्स्ट लॉ जो है, इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर केसीएल। इसको शॉर्ट में जंक्शन रूल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये बेसिकली बोलता है एट अ जंक्शन नेट करंट इनपुट इज इक्वल टू नेट करंट आउटपुट। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए ये इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, I1, I2, I3, I4 एंड I5। ठीक है, तो इनपुट करंट जितना है उतना ही क्या क्या होना चाहिए, आउटपुट करंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, बेसिकली चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। ठीक है, तो देखिए नेट इनपुट करंट कितना है, I1 प्लस I2 प्लस I5। ठीक है, और I3 भी। तो आप बोल सकते हैं I4 जो है बाकी सबके बराबर होना चाहिए, क्योंकि एकमात्र करंट I4 ही बाहर जा रहा है। तो आप बोल सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I5। तो दिस इज नोन एज किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर केसीएल। इसको हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। अब सेकंड लॉ क्या है, देखिए, इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए अगर आप एक माउंटेन के बॉटम पे खड़े हैं, माउंटेन के बॉटम पे, ग्राउंड लेवल पे, तो अगर आप माउंटेन क्लाइम करें और फिर वापस से नीचे आए, ठीक है, सेम लेवल पे, तो फिर आप बोल सकते हैं जितना आप मतलब नेट हाइट ट्रेवल्ड बाय यू इज़ ज़ीरो। मतलब आप जितना ऊपर गए उतना ही नीचे आ गए। ठीक है, अगर आप सेम पॉइंट पे वापस आ जाए कितना भी घूम के, तो नेट आपका चेंज इन हाइट कितना हुआ, ज़ीरो। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई सर्किट बना हुआ है, क्लोज सर्किट, इस तरीके से, एक सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल लिया। मान लीजिए ये कोई क्लोज सर्किट है। ठीक है, ये V1, ये V2, ये R1 और ये R2। तो ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, अगर आप किसी भी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करें, तो अगर आप अगर राउंड लेंगे तो नेट ड्रॉप इन पोटेंशियल शुड बी ज़ीरो। नेट मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ ड्रॉप एंड राइज नेट शुड बी ज़ीरो। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से चले फिर इंक्रीज़ किया, फिर हो सकता है डिक्रीज करे। मतलब बेसिकली क्या, अगर आप इस पॉइंट से वापस घूम कर यहीं आ जाएंगे तो बी ए, जैसे हमने अभी इक्वेशन लिखी थी, बी ए माइनस समथिंग प्लस समथिंग ऐसे, और फिर हम बी पर पहुंच रहे थे। लेकिन अभी यहाँ क्या, ए और बी दोनों कनेक्ट कर दिए, तो दोनों ए और बी का पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो। समझ में आया, तो वी ए माइनस बी कितना आना चाहिए, जीरो। बेसिकली इट इज़ नोन एज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अगर हम इसका स्टेटमेंट लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ changes in potential, algebraic sum of changes in potential around any closed loop। ठीक है, algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistors and cells in the loop is zero। ठीक है, मतलब algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistors and cells in the loop is zero। ठीक है, बस ये बात मैंने इंग्लिश में लिख दी जो अभी आपको समझाया। इसका एक इलस्ट्रेशन दिखा देता हूँ, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में
अगर लेट से V2 की वैल्यू 10 वोल्ट्स है, V1 की वैल्यू 20 वोल्ट्स है, R1 5 ओम है और R2 लेट से 10 ओम है, ठीक है। पूछा जाए करंट इन द सर्किट बताइए, I इज इक्वल टू क्या। तो मान लीजिए आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, मान लेते हैं कि करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इतना हम श्योरली बोल सकते क्योंकि चलिए ठीक है, बाद में ही बताऊंगा मैं। अगर आप यहाँ से चलना शुरू किया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, और वापस यहीं पर आ जाए, तो नेट समेशन मिला के क्या कितना होना चाहिए, 0। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से राइज किए तो मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो राइज करेगा कितना, +10, ठीक है। फिर करंट के डायरेक्शन में चल रहे तो ड्रॉप करेगा, मतलब कितना, -5 इंटू आई, ड्रॉप करेगा इसलिए माइनस लगाया। अब देखिए मुझे करंट का डायरेक्शन पता नहीं है, मैंने एज्यूम कर लिया, अगर मान लीजिए गलत आया डायरेक्शन तो फिर नेगेटिव आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो +10 -5i। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ड्रॉप करेगा, ठीक है, हाइयर टू लोअर जा रहे हैं आप, तो ड्रॉप करेगा तो -20। फिर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, करंट ऐसे जाएगा तो करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो कितना, -10 इंटू आई इज इक्व टू 0। तो देखिए ये -5i और -10i मिला के हुआ -15i, वो उधर चला जाएगा, तो 15i इज इक्व टू कितना होगा, 10 - 20 मतलब -10, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो आई की वैल्यू कितनी आई, -2/3। देखिए मैग्नीट्यूड तो होगा 2/3 एम्पियर, लेकिन नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि ये करंट का डायरेक्शन हमने गलत एज्यूम किया है, मतलब करंट ऐसे नहीं एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। वो ऑब्वियस है क्योंकि ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 20 वोल्ट की बैटरी है, तो डोमिनेट कौन सा करेगा, ये वाला वोल्टेज, तो इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो आप प्लीज़ इसके नोट्स अच्छे से बना के, और कोई भी डाउट है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।